हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस सीरीज के आखिरी पार्ट को, जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। और सबसे पहले आप सबको थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोगों को ये सीरीज इतनी पसंद आ रही है। और जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो आपने क्या देखा है, इसीलिए हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। और ये आखिरी पार्ट तो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये सबसे अलग होने वाला है। और अब तक हमने देखा कि पूरे वेस्टरोस पर हुकूमत करने के लिए लेनिस्टर घराने ने डेनेरिस के पिता को मारकर वेस्टरोस पर कब्जा कर लिया और सालों तक वेस्टरोस के सातों राज्यों पर हुकूमत की। पर अब डेनेरिस की फौज और ताकत बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए वो अपने पिता के सातों राज्यों को वापस लेने के लिए आ गई है, जिसके पास 3 शक्तिशाली ड्रैगन्स हैं। पर ये सब इस बात से अनजान है कि हजारों सालों बाद अब व्हाइट वॉकर जाग चुके हैं, जो इंसानों को मारकर उन्हें अपनी मुर्दों की सेना में शामिल कर लेंगे। और अब इनकी सेना इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अब पूरे वेस्टरोस को ही खत्म कर देगी और कोई भी राजा उनका सामना नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब जॉन स्नो डेनेरिस को इस खतरे के बारे में बताता है तो डेनेरिस उसके साथ हो जाती है। और तीनों ड्रैगन और फौज की वजह से डेनेरिस इतनी शक्तिशाली थी कि वो आज तक कभी नहीं हारी। पर जब इसका सामना पहली बार व्हाइट वॉकर से होता है तो ये अपने ड्रैगन के साथ भी उनका सामना नहीं कर पाती और व्हाइट वॉकर का राजा नाइट किंग इसके सामने ही इसके एक ड्रैगन को मार देता है और डेनेरिस को अपने साथियों को लेकर यहाँ से भागना पड़ता है। पर नाइट किंग दूसरों को भी अपने जैसा व्हाइट वॉकर बना सकता है, इसीलिए ये डेनेरिस के मरे हुए ड्रैगन को बाहर निकालते हैं और नाइट किंग उस ड्रैगन को भी अपने जैसा एक व्हाइट वॉकर बना लेता है, जो अब नाइट किंग की मुर्दों की सेना में शामिल हो जाता है। और इधर डेनेरिस वेस्टरोस में पहुंचकर सर्सी लेनिस्टर को एक मुर्दा दिखाकर उससे कहती है कि व्हाइट वॉकर की मुर्दों की एक बहुत बड़ी सेना हमारी तरफ आ रही है, जिनका हम में से कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम सबको आपस में लड़ने के बजाय एक साथ मिलकर उनका सामना करना होगा, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और हम सब मरने के बाद उनकी ही मुर्दों की सेना में शामिल हो जाएंगे। जिस पर सर्सी लेनिस्टर भी मान जाती है और कहती है कि इस महायुद्ध में हम सब एक साथ लड़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि डेनेरिस जॉन स्नो के साथ नॉर्थ की तरफ जाने लगती है और इसकी सेना इसके पीछे आ रही होती है। पर सर्सी लेनिस्टर को अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं है, इसीलिए वो इनके साथ गद्दारी कर देती है। और पीछे से जब डेनेरिस की सेना नॉर्थ की तरफ जा रही होती है तो ये उन पर हमला करवा देती है और ये डेनेरिस की सेना को नॉर्थ जाने से पहले ही मारने की पूरी कोशिश करते हैं, जिनमें डेनेरिस के काफी जहाज तबाह हो जाते हैं। और फिर डेनेरिस की बची हुई सेना तैरकर किनारे पर आ जाती है। पर इस हमले में डेनेरिस की सबसे अच्छी दोस्त मिसांड्रे दुश्मन के हाथों पकड़ी जाती है, जिसे वो सर्सी लेनिस्टर के पास ले जाते हैं। और जब डेनेरिस को इस गद्दारी के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अब नॉर्थ जाने से पहले सर्सी लेनिस्टर को खत्म करने की ठान लेती है। पर सर्सी ने डेनेरिस की दोस्त को बंदी बना रखा है, इसीलिए जंग से पहले ये आखिरी बार सर्सी लेनिस्टर से बात करने के लिए जाती है, जहां डेनेरिस का सलाहकार बोना लेनिस्टर अपनी बहन सर्सी को समझाता है कि ये सब खत्म करो, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की कीमत तुम्हारे सिपाही और शहर के मासूम लोग चुकाएंगे। पर सर्सी लेनिस्टर कहती है कि अब हमने ऐसे हथियार बना लिए हैं जिनसे हम ड्रैगन को भी मार सकते हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ी सेना आ चुकी है। पर बोना लेनिस्टर कहता है कि तुम्हारा राज अब खत्म हो चुका है। पर सर्सी अपना फैसला नहीं बदलती और फिर सबके सामने डेनेरिस की सबसे अच्छी दोस्त मिसांड्रे का सर काटकर उसे मार देती है, जिससे डेनेरिस अपना आपा खो बैठती है और अब ये सर्सी को खत्म करके ही दम लेगी। इसीलिए डेनेरिस ग्रेहोम से अपनी सेना को जंग के लिए तैयार करने का आदेश देती है। और इधर किंग्स लैंडिंग में हम देखते हैं कि ड्रैगन को मारने के लिए सर्सी की सेना सारे हथियार तैनात कर लेती है और उसकी सेना भी शहर में हर जगह फैल जाती है और ये सब लोग जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। पर मासूम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप रहे होते हैं और सर्सी की सेना डेनेरिस की सेना के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। और इधर सर्सी भी दूर से ही अपने महल से जंग का नजारा देखने के लिए खड़ी हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि बंदरगाह पर भी डेनेरिस के ड्रैगन को मारने के लिए बहुत सारे जहाज खड़े होते हैं, जिन पर वो हथियार भी लगे हैं। तभी सूरज के सामने से डेनेरिस आती है और निशाना लगाने से पहले ही डेनेरिस इन सभी जहाजों को तबाह करने लगती है। और जितनी देर में ये हथियार घुमाते हैं उससे पहले ही डेनेरिस इनके जहाजों को तबाह कर देती है और जल्दी ही ये सारे जहाजों को तबाह करके किंग्स लैंडिंग की तरफ जाने लगती है। और इधर शहर के बाहर हम देखते हैं कि सर्सी की एक बहुत बड़ी फौज शहर और सर्सी की रक्षा करने के लिए खड़ी होती है, जिनके सामने
डिनेरिस की फौज भी खड़ी है, लेकिन तभी पीछे से डिनेरिस ड्रैगन के साथ इनके ऊपर हमला करते हुए आ जाती है और इन्हें तबाह कर देती है। और फिर बचे हुए सिपाहियों पर डिनेरिस की फौज हमला कर देती है और अब ये एक भी सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर जल्दी ही डिनेरिस की सेना शहर के अंदर घुस जाती है और सर्सी के सिपाहियों को चुन चुन कर मारने लगती है, क्योंकि सर्सी ने जो किया है उसके बाद ये सर्सी से जुड़े हुए हर एक इंसान को मार देंगे। और हम देखते हैं कि डिनेरिस की फौज के सामने सर्सी की फौज नहीं टिक पाती और ऊपर से डिनेरिस भी सर्सी की काफी सारी सेना को जिंदा ही जला देती है। और सर्सी दूर से खड़े होकर ये तबाही का नजारा देख रही होती है। और जब बोना लेनिस्टर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर लाशों के ढेर लग चुके हैं और इधर डिनेरिस भी सभी हथियारों को जलाकर राख कर देती है। और फिर तभी सर्सी का सलाहकार आकर कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, पर सर्सी कहती है कि आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा, आज भी नहीं पहुँचेगा। और इधर हम देखते हैं कि डिनेरिस की सेना काफी तेजी से अंदर घुसती जा रही है, पर सर्सी के महल के आगे अभी भी उसकी बहुत बड़ी फौज हथियार ताने हुए खड़ी होती है ताकि कोई भी महल तक ना पहुंच सके। और फिर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर ड्रैगन आकर जोर से दहाड़ने लगता है, जिसे सुनते ही सर्सी के सारे सिपाही हथियार डाल देते हैं। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि ये लोग हार मानकर घंटा बजा देते हैं और सर्सी भी डिनेरिस के सामने हार मान लेती है। पर अब डिनेरिस गुस्से से पागल हो चुकी है, क्योंकि सर्सी ने जो किया है उसके बाद ये इतनी आसानी से हार मानकर नहीं बच सकती। इसीलिए डिनेरिस अपने ड्रैगन को लेकर सर्सी के महल की तरफ जाने लगती है और रास्ते में आने वाले उसके सिपाहियों को भी जला देती है। पर इसमें शहर के मासूम लोग भी मारे जाते हैं और इधर डिनेरिस की फौज भी सर्सी की सेना पर हमला कर देती है, क्योंकि अब ये भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इन लोगों ने गद्दारी करके डिनेरिस के बहुत से सैनिकों को मारा है। और इसीलिए डिनेरिस की सेना इनकी हार स्वीकार नहीं करती और इन्हें चुन चुन कर मारने लगती है। ये एक भी सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जो भी सर्सी से जुड़ा हुआ है। पर इस खूनी जंग में बहुत से मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं और इस जंग की कीमत वो चुका रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो सर्सी है या फिर डिनेरिस का गुस्सा है? यही वजह थी जो अब तक डिनेरिस सर्सी पर हमला नहीं कर रही थी, पर अब सर्सी ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा है और जल्दी ही डिनेरिस शहर को तबाह करते हुए सर्सी की तरफ आने लगती है। और फिर जल्दी ही ये सर्सी के महल को तबाह करना शुरू कर देती है। इसीलिए सर्सी अपने सलाहकार के साथ यहाँ से भागने लगती है, पर महल तबाह होने की वजह से सर्सी के सिपाही मारे जाते हैं, पर सर्सी बच जाती है। और फिर जल्दी ही नीचे इसे इसका भाई जिमी मिल जाता है, जिसे देखकर ये जोर जोर से रोने लगती है। और फिर जिमी इसे लेकर खुफिया दरवाजे की तरफ जाने लगता है और बाहर हम देखते हैं कि डिनेरिस के हमले की वजह से सर्सी के सिपाहियों के साथ काफी सारे मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। यही एक खूनी जंग का घिनौना रूप होता है। और इधर हम देखते हैं कि जब सर्सी और जिमी लेनिस्टर खुफिया दरवाजे के पास आते हैं तो वो मलबे से बंद होता है और अब बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। और इसीलिए सर्सी जोर जोर से रोने लगती है कि मुझे इस तरह से नहीं मरना है। पर जिमी कहता है कि कुछ मायने नहीं रखता, हम दोनों साथ हैं। और फिर जल्दी ही ये दोनों महल के मलबे में दबकर मारे जाते हैं। और फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बोना लेनिस्टर शहर में घूम रहा होता है, जहाँ चारों तरफ तबाही का मंजर है। और फिर ये सर्सी और जिमी को ढूंढते हुए नीचे उसी जगह पर आ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद इसे वो दोनों मरे हुए मिलते हैं, जिस पर बोना लेनिस्टर काफी रोने लगता है, क्योंकि जो भी हो आखिरकार ये दोनों थे तो उसके भाई बहन ही। और फिर जंग जीतने के बाद जॉन स्नो डिनेरिस से कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए डिनेरिस लंबा सफर तय करके किंग्स लैंडिंग से नॉर्थ की तरफ चली जाती है, जहाँ पर बड़ी दीवार टूट चुकी है और व्हाइट वॉकर अब अंदर आने लगे हैं और व्हाइट वॉकर जल्दी ही इन पर हमला करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डिनेरिस टारगेरियन अपनी विशालकाय फौज लेकर नॉर्थ में विंटरफेल आ जाती है, जहाँ का महाराज जॉन स्नो है। यहाँ पर जॉन स्नो की भी अपनी एक बहुत बड़ी फौज है, पर नॉर्थ के सभी लोग डिनेरिस की इतनी बड़ी सेना को देखकर काफी हैरान हैं। और तभी यहाँ पर डिनेरिस के ड्रैगन आ जाते हैं, जिन्हें पहली बार यहाँ के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सदियों से किसी ने ड्रैगन को नहीं देखा है और अब विशालकाय ड्रैगन इनके बीच में है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही जॉन स्नो अपने किले में आ जाता है, जहाँ इसका छोटा भाई ब्रेन स्टार्क होता है, जिसे देखकर जॉन स्नो फौरन उसके पास जाता है और खुशी से उसे गले लगा लेता है। और फिर जॉन स्नो अपनी बहन सांसा और नॉर्थ के लॉर्ड से डिनेरिस को मिलवाता है, पर तभी ब्रेन कहता है कि हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। व्हाइट वॉकर दीवार को तोड़ चुके हैं और अब हमारी तरफ आ रहे हैं और अब उनके पास तुम्हारा एक ड्रैगन भी
हुई है। ब्रेन ये सब बातें इसीलिए जानता है कि वो यहाँ पर बैठे बैठे किसी के भी शरीर में जा सकता है और वहाँ उसकी मदद से जाकर देख सकता है, क्योंकि ब्रेन स्टार्क कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये 3 आई रेवन बन चुका है। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग आपस में बैठकर सबको एकजुट करते हैं और आगे की लड़ाई के लिए रणनीति बनाते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन ग्लास भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से व्हाइट वॉकर और मुर्दों की सेना को मारा जा सकता है। इसीलिए ये लोग ड्रैगन ग्लास से हथियार बना रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कि जॉन स्नो अपनी छोटी बहन आर्या से जाकर मिलता है, जिसे इसने सालों बाद देखा है। और ये दोनों मिलकर आपस में बहुत खुश होते हैं। और फिर आर्या इसे अपनी तलवार दिखाती है जो अब तक इसके पास है। और फिर जॉन स्नो भी इसे अपनी तलवार दिखाता है और कहता है कि ये वेलेरियन स्टील से बनी हुई है, जो दुनिया में बहुत कम है और ये ड्रैगन ग्लास की तरह ही व्हाइट वॉकर और मुर्दों को मार सकती है। इसीलिए मैं इससे 2 बार व्हाइट वॉकर को मारने में कामयाब रहा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन स्नो डेनेरिस के पास चला जाता है, पर तभी डेनेरिस के सिपाही आकर बताते हैं कि ड्रैगन सही से खाना नहीं खा रहे। इसीलिए डेनेरिस जॉन स्नो के साथ अपने ड्रैगन के पास चली जाती है और फिर जॉन स्नो से कहती है कि शायद इन्हें नॉर्थ रास नहीं आ रहा। और इधर हम देखते हैं कि आर्या भी अपने छोटे भाई ब्रेन के पास चली जाती है और फिर ब्रेन इसे एक खंजर देता है जो जॉन स्नो की तलवार की तरह ही वेलेरियन स्टील से बना हुआ है और इससे भी व्हाइट वॉकर को मारा जा सकता है। और इधर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन जॉन स्नो को सूंघने लगता है। तभी डेनेरिस अपने ड्रैगन पर बैठकर कहती है कि तुम भी इस पर बैठ जाओ, पता नहीं क्यों पर ड्रैगन को तुमसे काफी लगाव है। और फिर हम देखते हैं कि जॉन स्नो भी ड्रैगन पर बैठ जाता है और ड्रैगन इसे लेकर उड़ जाता है। और फिर तभी डेनेरिस भी अपने ड्रैगन के साथ उड़ जाती है और ये दोनों आसमान की सैर के लिए निकल जाते हैं। और नीचे बाकी लोग जॉन स्नो को ड्रैगन पर देखकर काफी हैरान होते हैं। और फिर डेनेरिस भी जॉन स्नो के साथ ड्रैगन की लंबी उड़ान के लिए निकल जाती है। इन दोनों के ड्रैगन काफी तेज उड़ रहे होते हैं और फिर जल्दी ही डेनेरिस आगे निकल जाती है और खाई में नीचे चली जाती है। और फिर जॉन स्नो का ड्रैगन भी उसके पीछे आने लगता है। और फिर एक शानदार उड़ान के बाद ये दोनों ड्रैगन नीचे उतर जाते हैं। और फिर जॉन स्नो डेनेरिस से कहता है कि अब घोड़े पर बैठने का मजा ही नहीं आएगा। और फिर जॉन स्नो जैसे ही डेनेरिस के करीब आता है तो उसके ड्रैगन इसे घूरने लगते हैं, पर डेनेरिस कहती है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पसंद करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वापस विंटरफेल आ जाते हैं। और फिर इसके बाद डेनेरिस सर जोरा के साथ सैम के पास आती है और इससे कहती है कि तुमने सर जोरा की जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि जोरा मेरे लिए सबसे खास इंसान है। ये जब से मेरे साथ हैं जब मैं एक रानी भी नहीं थी और इन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है और मेरी हिफाजत की है। इनकी जान बचाने के लिए तुम इनाम के हकदार हो। और फिर इसके बाद रात को ब्रेन स्टार्क जॉन स्नो के दोस्त सैम से कहता है कि जॉन को सच बताने का वक्त आ गया है, तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, वो तुम पर यकीन करता है, इसीलिए तुम ही उसे बताना। और इधर हम देखते हैं कि जॉन स्नो भी अपने पिता नेड स्टार्क की समाधि पर आता है और फिर तभी यहाँ पर इसका दोस्त सैम भी आ जाता है और यहाँ पर होता है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सैम जॉन स्नो को बताता है कि पूरी दुनिया जानती है कि तुम नेड स्टार्क के नाजायज बेटे हो, पर सच इससे उलट है। तुम नेड स्टार्क के नाजायज बेटे नहीं हो, बल्कि तुम उसकी बहन इलियाना स्टार्क के बेटे हो। ये सब हमें इसीलिए पता चला क्योंकि तुम्हारा भाई ब्रेन स्टार्क वक्त में पीछे जाकर कहीं भी कुछ भी देख सकता है और उसने पता लगाया है कि तुम्हारे पिता की बहन लियाना स्टार्क और डेनेरिस का भाई रेगर टारगेरियन एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने दुनिया से छिपकर शादी भी कर ली थी, पर वो ज्यादा समय तक छिपकर नहीं रह सके क्योंकि दुश्मनों को उनके बारे में पता चल गया और उन्होंने तुम्हारे असली पिता रेगर टारगेरियन को जल्दी ही मार दिया। पर तुम्हारे जन्म के वक्त सही समय पर नेड स्टार्क वहाँ पर पहुँच गए और फिर मरने से पहले उनकी बहन लियाना स्टार्क ने तुम्हें उन्हें सौंप दिया और उसके मरने के बाद से नेड स्टार्क ने तुम्हें अपने नाजायज बेटे की तरह पाला है, क्योंकि अगर रॉबर्ट बराथियन और टाइविन लेनिस्टर को ये बात पता चलती कि तुम टारगेरियन हो तो वो तुम्हें पहले ही मरवा देते। मतलब डेनेरिस अब टारगेरियन घराने की आखिरी वंशज नहीं है, क्योंकि जॉन स्नो भी एक टारगेरियन है और यही असली टारगेरियन राजा है, ना कि डेनेरिस। पर अब जॉन स्नो और डेनेरिस आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर पहले इन्हें आने वाली मौत से लड़ना है, इसीलिए जॉन स्नो जंग की पूरी तैयारियों में लग जाता है और फिर व्हाइट वॉकर से बचने के लिए यह आखिरी प्लानिंग बनाते हैं। और फिर जॉन स्नो कहता है कि हमारे दुश्मन थकते नहीं हैं और ना ही उन्हें दर्द महसूस होता है। हमारे पास ड्रैगन ग्लास हैं जिनकी
जिनकी मदद से हम उन्हें मार सकते हैं, पर उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है और हम सब चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शायद ये हम सबकी आखिरी रात है, पर एक रास्ता है जिससे हम जीत सकते हैं। व्हाइट वॉकर का एक राजा है जिसका नाम है नाइट किंग, और उसकी मुर्दों की सेना उसी का हुक्म मानती है और उनकी जान उसी के अंदर बसी है। अगर हमने नाइट किंग को मार दिया तो उसकी पूरी सेना भी खत्म हो जाएगी और जिंदा मुर्दे फिर से मुर्दे बन जाएंगे। पर यह बात वो भी जानता है, इसीलिए वो आसानी से हमारे सामने नहीं आएगा। पर ब्रेन कहता है कि वो जरूर आएगा। मेरे हाथ पर उसकी निशानी है और वो मुझे मारने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक वो मुझे नहीं मारेगा तब तक वो ये जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि वो इस दुनिया के हर एक इंसान को खत्म करना चाहता है और पूरी दुनिया में सिर्फ मुर्दे ही बचेंगे। और फिर ऐसी रात आएगी जो कभी खत्म नहीं होगी और नाइट किंग उन सब का राजा होगा, क्योंकि वही उसके लिए असली दुनिया है। पर उसके रास्ते में सबसे बड़ा कांटा मैं हूँ, क्योंकि मैं वक्त में पीछे देख सकता हूँ और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं वक्त में पीछे देखकर इंसानों के अतीत को जिंदा रखूंगा और शायद मैं उसे बदल भी दूं। इसीलिए वो मुझे मारने जरूर आएगा और इसीलिए तुम लोगों को मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करना होगा। शायद हम उसे मारने में कामयाब हो जाएं। जिस पर जॉन स्नो कहता है कि हम तुम्हारे करीब ही रहेंगे, पर अब हमें जंग से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। और बाहर हम देखते हैं कि जंग के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन स्नो से मिलने के लिए डेनेरिस उसकी माँ की समाधि के पास आ जाती है। और फिर यहाँ पर जॉन स्नो इसको वही असली सच बताता है कि तुम्हारा भाई रेगर टारगेरियन और मेरे पिता की बहन लियाना स्टार्क एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने आपस में शादी भी की थी, पर एक जंग में तुम्हारा भाई मारा गया। पर तभी लियाना स्टार्क ने उसके बच्चे को जन्म दिया और मरने से पहले लियाना स्टार्क ने वो बच्चा नेड स्टार्क को दे दिया था। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरा असली नाम जॉन स्नो नहीं बल्कि एगोन टारगेरियन है। डेनेरिस को इस पर यकीन नहीं होता, पर जॉन स्नो कहता है कि यही सच है। मेरा भाई अतीत में जाकर देख सकता है और सैम ने भी उसकी पूरी छानबीन की है, जिस पर डेनेरिस कहती है कि अगर ये सच है तो सिंहासन के असली दावेदार तुम हो और सही मायनों में तुम्हें ही राज करना चाहिए। पर जॉन स्नो कहता है कि तुम मेरी रानी हो और सिंहासन पर तुम्हारा हक है, क्योंकि तुमने उसे कमाया है। और फिर तभी यहाँ पर व्हाइट वॉकर के आने की घंटी बज जाती है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही विंटरफेल में व्हाइट वॉकर अपनी मुर्दों की सेना के साथ आ जाते हैं और इधर विंटरफेल में भी सारी सेनाएं मिलकर एक साथ खड़ी होती हैं ताकि व्हाइट वॉकर और मुर्दों की सेना का सामना कर सकें। यहाँ तक कि इस जंग में जॉन स्नो का भेड़िया स्नो भी शामिल है। और फिर तभी अंधेरे में से लाल जादूगरनी मेलिसांड्रे आती है और वो दोथराकियों की तलवार पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे इनकी तलवारों में आग लग जाती है और सभी दोथराकियों की तलवारें जलने लगती हैं। और फिर सबसे पहले जोरा दोथराकियों की जंग की अगुवाई करता है और सबसे पहले हजारों दोथराकियों के साथ व्हाइट वॉकर पर हमला करने के लिए निकल जाता है। हजारों सैनिक अपनी जलती हुई तलवारों के साथ अपनी मौत का सामना करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से दूसरी सेना व्हाइट वॉकर की तरफ जलते हुए आग के गोले फेंकती है और दोथराकियों की सेना जल्दी ही बहुत तेजी के साथ व्हाइट वॉकर की सेना से टकरा जाती है। पर ये इतनी बड़ी होती है कि किसी को अंदाजा ही नहीं लग पाता। जॉन स्नो और डेनेरिस दूर से ये सब देख रहे होते हैं और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि व्हाइट वॉकर ने इतनी बड़ी दोथराकी सेना को जल्दी ही खत्म कर दिया और उनकी जलती हुई तलवारें जल्दी ही उनकी मौत के साथ बुझ गईं और पीछे की बची हुई सेना डर के साथ ये सब देख रही होती है और सिर्फ जोरा ही कुछ सिपाहियों के साथ बचकर वापस आ पाता है, जिसके चेहरे का डर साफ बता रहा है कि हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे और अब मुर्दों की सेना इनकी तरफ आ रही है। ये लोग आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर जल्दी ही मुर्दों की बहुत बड़ी सेना इनके ऊपर सैलाब की तरह हमला कर देती है। पर सिपाही डटकर इनके सामने खड़े रहते हैं, पर मुर्दों की सेना बहुत बड़ी है। और फिर तभी हम देखते हैं कि डेनेरिस अपने ड्रैगन के साथ इनके ऊपर आग बरसाते हुए आ जाती है, जिससे सिपाहियों को कुछ राहत मिल जाती है और अंधेरे में वो अपने दुश्मनों को देख पाते हैं। और एक ड्रैगन पर जॉन स्नो सवार होता है और ये दोनों मिलकर अकेले ही काफी सारे मुर्दों को मार गिराते हैं और मुर्दों की सेना को थोड़ा हल्का करने के बाद ये दोनों मिलकर पीछे व्हाइट वॉकर की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी नाइट किंग इनकी तरफ एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान भेज देता है, जिससे ये दोनों लड़खड़ा जाते हैं। पर फिर भी ये मुर्दों की सेना को जलाने की कोशिश करते हैं, पर इस तूफान में इन्हें सही से नहीं दिख पाता और
बर्फीले तूफान से ड्रैगन की आग भी जल्दी ठंडी हो रही है, पर फिर भी डेनेरिस तूफान के बीच में ही मुर्दों की सेना को जलाती रहती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जोरा मुर्दों को मारते हुए अपने घोड़े से गिर जाता है और बाकी सिपाही भी यहाँ पर मुर्दों से लड़ रहे होते हैं, पर ये जैसे ही मुर्दों को मारते हैं तो उनकी जगह दूसरे मुर्दे आ जाते हैं और इन सिपाहियों पर लगातार हमले करते रहते हैं, जिसमें काफी सारे सिपाही मारे जा रहे हैं, पर ये फिर भी उनसे लड़ते रहते हैं और ये सैम को मारने ही वाले होते हैं। तभी उसका दोस्त उसे बचा लेता है, पर वो खुद मारा जाता है और मुर्दे को देखकर सैम यहाँ से भाग जाता है और इधर मुर्दों की और ज्यादा सेना विंटरफेल में आ जाती है, जिनसे बचने के लिए सिपाही पीछे भाग जाते हैं और दरवाजा खोलकर विंटरफेल के अंदर चले जाते हैं। पर अनसलीड आर्मी मुर्दों के सामने डटकर खड़ी होती है ताकि बाकी लोग अंदर जा सकें। और इसी बीच डेवोस डेनेरिस को खाई में आग लगाने का इशारा देते हैं, पर तूफान की वजह से डेनेरिस नहीं देख पाती। तभी ये लोग मशालों से आग लगाने की कोशिश करते हैं, पर मुर्दे उन सभी सिपाहियों को मार देते हैं। तभी अनसलीड आर्मी चारों तरफ एक घेरा बना लेती है और उसमें से लाल जादूगरनी मेलिसांड्रे खाई की तरफ जाती है और कुछ मंत्र पढ़कर खाई में जल्दी ही आग लगा देती है और फिर विंटरफेल के चारों तरफ आग का एक बहुत बड़ा घेरा बन जाता है, जिससे मुर्दे वहीं रुक जाते हैं क्योंकि आग से ये मुर्दे मर जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए इन सैनिकों को राहत मिल जाती है, पर फिर जल्दी ही नाइट किंग अपने ड्रैगन पर बैठकर यहाँ पर आने लगता है और अपने हाथ से जैसे ही इशारा करता है तो उसके मुर्दों की सेना एक एक करके आग में कूदने लगती है, जिनके मरने से आग में जाने का रास्ता बन जाता है और फिर उसमें से होकर मुर्दे अंदर आने लगते हैं। और फिर जॉन स्नो देखता है कि अपने ड्रैगन पर बैठकर नाइट किंग भी आ चुका है, इसलिए जॉन स्नो भी उसके पीछे चला जाता है और इधर मुर्दे भी दरवाजा बंद होने की वजह से विंटरफेल की दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और एक के ऊपर एक चढ़कर ये जल्दी ही दीवारों तक पहुंच जाते हैं। पर दीवारों पर तैनात सिपाही इन्हें मारने लगते हैं, पर मरने के बाद भी मुर्दे बहुत तेजी से चारों तरफ से आ रहे हैं और जल्दी ही बहुत सारे मुर्दे किले के अंदर आने लगते हैं और अंदर आकर सबको मारना शुरू कर देते हैं। और इधर हम आर्या को देखते हैं जो अकेले ही इन मुर्दों का सामना कर रही है और ये काफी सारे मुर्दों को अकेले ही मार देती है और सर डेवोस उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची कितनी माहिर सिपाही हो सकती है। और बाहर एक जाइंट मुर्दा भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और इधर आर्या भी धीरे धीरे मुर्दों की सेना से घिरती जा रही है, पर आर्या इनके ऊपर से कूदकर यहाँ से निकल जाती है। और बाहर हम देखते हैं कि जाइंट मुर्दा काफी सारे सिपाहियों को एक एक करके मारता जा रहा है। तभी लॉर्ड लियाना उस जाइंट मुर्दे के सामने खड़े होकर जोर से चीखने लगती है, पर वो जाइंट उसे उठा लेता है। पर तभी लेडी लियाना उसकी आंख में ड्रैगन ग्लास मार देती है, जिससे वो जाइंट मारा जाता है, पर जाबाज लियाना भी मर जाती है। और इधर आसमान में हम देखते हैं कि डेनेरिस और जॉन स्नो भी अपने ड्रैगन के साथ नाइट किंग के पीछे होते हैं, पर आसमान में ऊपर जाने के बाद वो जॉन स्नो और डेनेरिस की आंखों से ओझल हो जाता है और फिर तभी नीचे से आकर डेनेरिस पर हमला कर देता है। डेनेरिस उससे बचने की कोशिश करती है और जॉन स्नो के आने से पहले ही वो फिर से भागकर नीचे चला जाता है और फिर ये दोनों भी नीचे जाने लगते हैं और नीचे नाइट किंग अपने ड्रैगन के साथ ब्रेन को ढूंढते हुए विंटरफेल के किले पर आ जाता है और उसे तबाह करना शुरू कर देता है। तभी जॉन स्नो अपने ड्रैगन के साथ इस पर हमला कर देता है और ये दोनों ड्रैगन आसमान में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को जख्मी करने की पूरी कोशिश करते हैं। नाइट किंग का ड्रैगन जॉन स्नो के ड्रैगन को काफी जख्मी कर देता है, पर जॉन स्नो का ड्रैगन उसका जबड़ा पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन तभी डेनेरिस आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे नाइट किंग नीचे गिर जाता है और फिर जख्मी होने की वजह से जॉन स्नो का ड्रैगन भी नीचे गिरने लगता है और जल्दी ही नीचे आकर जॉन स्नो भी उससे गिर जाता है। और फिर जब डेनेरिस अपने ड्रैगन के साथ नीचे आती है तो उसे नाइट किंग दिख जाता है और फिर आखिरकार डेनेरिस अपने ड्रैगन की आग से नाइट किंग को जलाकर राख कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर जॉन स्नो भी आ जाता है, लेकिन आग की लपटें जब हटती हैं तो हम देखते हैं कि नाइट किंग वहाँ पर ऐसे ही खड़ा होता है क्योंकि ड्रैगन की आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और फिर नाइट किंग डेनेरिस के ड्रैगन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी डेनेरिस अपने ड्रैगन को बचाकर ले जाती है और फिर नाइट किंग ब्रेन स्टार्क की तरफ जाने लगता है उसे मारने के लिए। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं और जॉन स्नो भी नाइट किंग को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है, पर तभी नाइट किंग रुककर पीछे मुड़ जाता है और फिर अपने जादू से यहाँ पर मरे हुए सिपाहियों को जिंदा करके उन्हें अपनी मुर्दों की सेना में बदल लेता है। और जॉन स्नो जब तक इसके पास पहुँचता है तो रास्ते में बहुत सारे मुर्दे खड़े होते हैं और नाइट किंग यहाँ से चला जाता है और फिर जॉन स्नो इन मुर्दों से लड़
चढ़ने लगता है, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जॉन स्नो चारों तरफ से घिर चुका है। पर तभी डेनेरिस अपने ड्रैगन से इन्हें जलाकर राख कर देती है और फिर नीचे उतरकर जॉन से ब्रेन के पास जाने को कहती है। जॉन फौरन नाइट किंग के पीछे जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर और ज्यादा मुर्दे आ जाते हैं जो डेनेरिस के ड्रैगन पर हमला कर देते हैं। जल्दी ही ये चारों तरफ से ड्रैगन को घेर लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच डेनेरिस ड्रैगन से गिर जाती है और ड्रैगन यहाँ से उड़ जाता है और अब डेनेरिस यहाँ पर अकेली होती है। इसीलिए मुर्दे जैसे ही उसकी तरफ आते हैं तो तभी यहाँ पर जोरा आ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जॉन स्नो भी मुर्दों से लड़ते हुए ब्रेन को बचाने के लिए नाइट किंग के पीछे जा रहा होता है, पर यहाँ पर मुर्दे बहुत ज्यादा हैं और सैलाब की तरह आ रहे हैं। जॉन स्नो के बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और मरने के बाद मुर्दा बनकर इनके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। जॉन स्नो देखता है कि उसका दोस्त सैम टार्ली भी मारा जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। जॉन अपनी बची कुची ताकत को जमा करके इनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर मुर्दे इतने ज्यादा हैं कि अब सबकी हिम्मत टूटने लगी है और ये अपने जीतने की उम्मीद खोते जा रहे हैं। पर जॉन स्नो दरवाजा बंद करके इनसे कुछ देर के लिए छुटकारा पा लेता है। और इधर हम ब्रेन स्टार्क को देखते हैं जिसकी हिफाजत थियोन कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर कर रहा है, पर इनसे लड़ते हुए इसके सारे सिपाही मारे जाते हैं और अब सिर्फ थियोन ही बचा है। और इधर जॉन स्नो भी अपने भाई ब्रेन स्टार्क की तरफ आ रहा होता है, तभी इसके सामने व्हाइट वॉकर का ड्रैगन आ जाता है और इसकी आग से बचने के लिए जॉन स्नो को पीछे जाकर छिपना पड़ता है। और इधर लेडी बियान और बाकी साथी भी मुर्दों से लड़ते हुए मारे जाते हैं और इधर डेनेरिस और जोरा भी मिलकर कभी न खत्म होने वाली मुर्दों की सेना से आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। और अब तक जोरा भी काफी जख्मी हो चुका है, पर फिर भी वो डेनेरिस की ढाल बनकर खड़ा रहता है। और इधर जॉन स्नो भी ब्रेन की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करता है, पर तभी ड्रैगन से बचने के लिए इसे वापस आना पड़ता है। और इधर थियोन भी आखिर तक ब्रेन स्टार्क की हिफाजत करने के लिए लड़ता है, पर तभी आखिरकार यहाँ पर नाइट किंग आ जाता है। और इधर जोरा भी लड़ते हुए काफी जख्मी हो चुका है, पर फिर भी ये लड़ता रहता है। और इधर नाइट किंग ब्रेन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, तभी थियोन ग्रेजॉय उसे मारने के लिए जैसे ही उसकी तरफ जाता है तो नाइट किंग एक ही झटके में उसे मार देता है। और अब नाइट किंग के सामने ब्रेन स्टार्क अकेला है और इधर जॉन स्नो भी ड्रैगन की वजह से उस तक नहीं पहुंच पा रहा। और इधर जोरा भी इतने हमले होने के बावजूद भी डेनेरिस की हिफाजत के लिए खड़ा रहता है। और इधर नाइट किंग ब्रेन स्टार्क को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, जिसे मारते ही नाइट किंग ये जंग हमेशा के लिए जीत जाएगा, क्योंकि ये सब लोग नाइट किंग और उसकी सेना के सामने नहीं टिक पाए और अब ये जंग हार चुके हैं। आखिरकार नाइट किंग अब ब्रेन स्टार्क को मार ही देगा। ब्रेन स्टार्क मरने से पहले नाइट किंग की आंखों में देखता है, जिनके अंदर सिर्फ अंधकार है। और इधर जॉन स्नो भी ड्रैगन के सामने खड़े होकर चीखने लगता है कि ये नहीं हो सकता। और इधर नाइट किंग ब्रेन स्टार्क को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से आर्या इस पर अटैक कर देती है, पर नाइट किंग उसे पकड़ लेता है, पर फिर भी आर्या उसे चाकू मार देती है। और नाइट किंग के मरते ही सभी व्हाइट वॉकर मारे जाते हैं और साथ ही नाइट किंग का ड्रैगन भी। और फिर हम देखते हैं कि नाइट किंग के मरते ही उसकी मुर्दों की सेना भी मर जाती है और सभी मुर्दे बेजान होकर लाशों की तरह गिरने लगते हैं, जो पहले से ही जिंदा लाशें थीं। और इनके खत्म होते ही जोरा भी गिर जाता है, क्योंकि अब ये नहीं बच पाएगा। और फिर जल्दी ही जोरा भी मर जाता है, जिस पर डेनेरिस बहुत रोने लगती है, क्योंकि यही डेनेरिस का सबसे पहला साथी था। तभी डेनेरिस का ड्रैगन भी यहाँ पर आ जाता है और डेनेरिस के पास ही लेट जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि डेनेरिस जोरा को आखिरी विदाई देती है और ये सब लोग अपने मरे हुए लोगों पर बहुत दुखी होते हैं। और इनकी लाशें इतनी हैं कि एक ही चिता पर सैकड़ों लाशों को लिटा रखा है। और फिर जॉन स्नो कहता है कि ये कोई आम शहीद नहीं है, इन्होंने पूरी मानव जाति की रक्षा करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। हम अपने साथियों को कभी नहीं भूलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक एक करके सभी चिताओं को आग लगा देते हैं और अपने साथियों को अंतिम विदाई देते हैं। और इन सबके चेहरों पर जंग जीतने की खुशी से ज्यादा अपनों को खोने का गम होता है। और फिर इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जल्दी ही डेनेरिस अपनी फौज और दोनों ड्रैगन के साथ वेस्टरोस की राजधानी किंग्स लैंडिंग पहुंच जाती है। और अब सर्सी और लेनिस्टर घराने को खत्म करने के बाद डेनेरिस अपने पिता के सातों राज्यों की महारानी बन चुकी है और एक बार फिर से पूरे वेस्टरोस पर टारगेरियन घराने की हुकूमत आ चुकी है, जिसमें अब पूरा वेस्टरोस पहले से बेहतर और नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। और इसी के साथ डेनेरिस को आखिरकार अपना हक मिल ही जाता है और
गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी सीजन 8 यहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के एक फैन एक्सप्लेन टेनेम की तरफ से एक अल्टरनेट एंडिंग है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, पर उससे पहले दबाकर लाइक और शेयर करो वीडियो को, क्योंकि इससे और भी अच्छी सीरीज हमारे चैनल पर आने वाली है। इसीलिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करो। और अगला पार्ट नहीं है, इसीलिए कमेंट कम नहीं आनी चाहिए। दबाकर कमेंट करो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो इस पूरी सीरीज के बारे में। और जिन लोगों ने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल में जाकर देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।